जीएस फॉर ऑल की इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं, जिनका कालखंड 1856 से लेकर 1862 तक है। तो आपको जानना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियुक्त होने वाले अंतिम गवर्नर जनरल थे और इसके बाद क्राउन के द्वारा सत्ता ले ली जाती है। इन 1857 का विद्रोह होता है और 1858 में सत्ता क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तगत कर ली जाती है। तो लॉर्ड कैनिंग को देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है, जबकि सम्राट के द्वारा नियुक्त यह प्रथम वायसराय है। मतलब गवर्नर जनरल और वायसराय का पद है अभी भी बरकरार है, इसको ध्यान में रखना है, लेकिन यह कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और सम्राट के द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय थे। वायसराय और गवर्नर जनरल में आप अंतर जानते ही होंगे। जो प्रिंसली स्टेट के प्रतिनिधि होते थे वह वायसराय के रूप में जाना जाता था। मतलब अब व्याप्तगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति को जो प्रचलित किया था, आगे चल के 1858 में 58 के एक्ट से इसे समाप्त कर दिया गया और अब जो प्रिंसली स्टेट थे वे भी अपने शासन भारत में कर सकते थे, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया गया और इसी के प्रतिनिधि वायसराय कहलाते थे। और जो ब्रिटिश भारत था, जो कंपनी के द्वारा जीता हुआ भारत था, उसके जो शासक थे वह गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते थे। ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए और ब्रिटिश से क्राउन के अधीन जो वायसराय का पद था उसके प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं। तो आइए हम जाने लॉर्ड कैनिंग के विषय में। तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही ब्रिटिश संसद में 1861 का हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट को यह अधिकार हो गया कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। मतलब भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना वह स्थान स्थान पर कर सकती है और उससे उस समय प्रचलित देखा जाए सदर कोर्ट, मतलब सदर न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों को समाप्त कर दिया गया, जो कलकत्ता में कार्यरत था, और उसके स्थान पर उच्चतम उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई। आगे चल के देखा जाए तो 1866 में आगरा में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि 1875 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो यही इसी फैक्ट्स को यहाँ पर दिया गया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में 1856 के नियम 15 के तहत ही विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें कहा गया कि विधवा पुनर्विवाह में जो विधवा से संतान होगी उसकी पैतृक संपत्ति में मान्यता प्रदान की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिए, कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और कहा जाता है कि इस अधिनियम के तहत पहला विवाह 7 दिसंबर 1856 में ही कलकत्ता में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के देखरेख में और उनकी प्रेरणा से संपन्न कराई गई। तो यह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को है, ध्यान में रखिए। और इसी के समय 1856 में पैतृक संपत्ति अधिनियम से संबंधित भी एक कानून बनाया गया। इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं, मतलब वो ईसाई या मुस्लिम बन जाते हैं, या किसी भी धर्मावलंबी यदि दूसरे धर्म में वो धर्म परिवर्तन करते हैं, तो उन्हें अब पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यही इसे नियम का उद्देश्य था, कानून लाने का उद्देश्य था। और 1857 में ही देखा जाए तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी आप देख सकते हैं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति की गई थी, जो कि स्वतंत्रता के बाद कैग के रूप में इसको जाना जाता है। कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कैग के रूप में आप इसको जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इसको। और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को अब समाप्त किया गया है। अब भारत पर ऑफिशियली मुगल का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह अब ब्रिटिश से भारत के रूप में जाना जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1857 तक भारतीय महाद्वीप की स्थिति यदि देखी जाए तो उसके
63% भूभाग पर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन था और इसके 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। और जो कि रेस्ट बचे हुए थे वो रियासती भारत के अंतर्गत, उन्होंने भी रियासती भारत के अंतर्गत संचालित होते थे। जैसे आप हैदराबाद देख सकते हैं, बड़ौदा देख सकते हैं, या बहुत से ऐसे 300 साढ़े 300 रियासत थे। लेकिन उन्होंने भी अपनी परमोच्चता को ब्रिटिश क्राउन के चरण में समर्पित कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैकाले द्वारा देखिए प्रारूपित दंड संहिता यानी पीनल कोड, जैसे आईपीसी जो आप जानते हैं, वह 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी जो कि अब समाप्त हो चुका है, उसे भी लागू कर दिया गया है। मतलब आईपीसी 58 में और सीआरपीसी देखा जाए तो 59 में लाया गया। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी के द्वारा ज्यादा प्रचलित किया गया था और जिसके तहत बहुत से देसी रियासतों को हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया था। तो ये डलहौजी के समय सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था और इसी का देखा जाए तो एक परिणाम निकला 1857 का विद्रोह। इसलिए महारानी या फिर ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि यह नीति उचित नहीं है। इसलिए देखिए व्यापगत सिद्धांत ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को राज्य विलय नीति को समाप्त ही कर दिया गया। अब इसके कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। सर आपने लॉर्ड कैनिंग को देखा जिसने 1861 में 3 महत्वपूर्ण उसके कार्य हुए। एक हाईकोर्ट अधिनियम 1861 में आया। दूसरा यदि देखा जा सकता है तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो पोर्टफोलियो बंटवारा के लिए आया था वो भी 1861 में आया था। और 1861 में ही कनिंघम की सहायता से पुरातत्व विभाग की स्थापना किए थे। और इन्हीं के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में पारित किया गया। और इन्हीं के समय देखा जाए तो 1856 में ही पैतृक संपत्ति से संबंधित अधिनियम भी पारित किए गए। 1857 में कैग जैसी संस्था भारत में आ गई थी और 1857 में देखिए 63% भूमा 78% आबादी पर पूरा नियंत्रण था। यही लेखा जोखा कैनिंग के समय था। और मैकाले के द्वारा जो आईपीसी थी और सीआरपीसी थी उसे भी 1858 और 59 तक भारत में लागू कर दिया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो इसको स्मरण कीजिए। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।